मेमोरी यानी कि हमारे दिमाग की ऐसी ताकत जिसके द्वारा हम चीज़ों को याद रख पाते हैं, जिसके द्वारा हम इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए अपने दिमाग के अंदर रख पाते हैं। आप सब मेमोरी की ताकत को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मेमोरी हमारे दिमाग का ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा हम अपने प्रेजेंट में अपने एक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। पर भले ही आप सब इसके पोटेंशियल को जानते हो, पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारा ये ब्रेन वर्क करता है। आज की रिसर्च मेमोरी के बारे में क्या कहती है, कैसे डुअल प्रोसेस मेमोरी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन को आपस में जोड़ती है, कैसे मेमोरी के अलग अलग सिस्टम काम करते हैं और कैसे हम अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम सब इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर मेमोरी कैसे काम करती है। जेनेटिक साइंस की आज की करंट रिसर्च हमको मेमोरी का शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करती है कि मेमोरी डुअल प्रोसेस के द्वारा ऑपरेट होती है, जिसको हमने दो सिस्टम में डिवाइड किया है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 अनकॉन्शियसली वर्क करता है, वहीं दूसरी ओर सिस्टम 2 कॉन्शियसली और प्रॉब्लम बेस्ड थॉट प्रोसेस पर वर्क करता है। इन दोनों लेवल्स के सिस्टम के द्वारा हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है और फिर उसको स्टोर करता है और फाइनली इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है। और इनकोडिंग, स्टोरेज और रिकॉल किसी भी मेमोरी सिस्टम के सबसे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होते हैं। भले ही वो सिस्टम किसी भी प्रकार का हो, चाहे फिर वो हमारा ब्रेन हो या फिर चाहे वो फिर हमारे कंप्यूटर्स हों, मेमोरी वर्किंग के लिए ये 3 प्रोसेस जरूर होती हैं। चलिए अब हम डुअल प्रोसेस थ्योरी को जानते हैं। इसके लिए आप उस समय को याद कीजिए जब आप कोई नए स्किल को सीख रहे थे, जैसे कि कार ड्राइविंग, साइकिलिंग या फिर रीडिंग। तो जब पहली बार आपने इन चीज़ों को ट्राई किया होगा, जब इन स्किल्स को आपने पहली बार लर्न किया होगा, आपने इनको बिल्कुल एक्टिवली परफॉर्म किया होगा। आपने अपने लिए गए हर एक डिसीजन को बड़े बारीकी से सोचा होगा। आप हर एक मूवमेंट के बारे में कॉन्शियसली अवेयर रहे होंगे। आपको कॉन्शियसली ये मालूम होगा कि आप कौन सा स्टेप कर रहे हो, और अगर आप कोई गलत स्टेप ले लेते हो देन उसका क्या रिजल्ट होगा। यानी कि आपका ब्रेन किसी नए स्किल को लर्न करते समय उस स्किल के बारे में कॉन्शियसली अवेयर रहता है। पर जैसे जैसे उस काम को करने की आपकी एबिलिटी इंप्रूव होती है, आप उस पर्टिकुलर काम को कई बार रिपीटेशन में कर लेते हो, देन आपका ब्रेन उस टास्क को बिना कॉन्शियसली अवेयर हुए बिना भी कर सकता है। और जैसे जैसे आप उस स्किल में मास्टर हो जाते हो, देन इसी के साथ ही साथ आप उस काम को परफॉर्म करते समय किसी और वर्क को भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो एट अ सेम टाइम। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप पहली बार साइकिलिंग या फिर बाइक चलाना सीखते हो। तो पहली बार में तो आपको कॉन्शियसली सारे स्टेप्स याद होते हैं, और जब आप उस स्किल में मास्टर हो जाते हो, देन अननोइंगली आपको ये मालूम होता है कि किस डायरेक्शन में आपको कितनी स्पीड रखनी है, किस जगह पर आपको ब्रेक लगाने हैं, किस डायरेक्शन में आपको मोड़ना है। आपको ये सारी चीज़ अननोइंगली मालूम होती है। एंड एट द सेम टाइम बाइक चलाते समय आपका ब्रेन तमाम चीज़ों के बारे में सोचता है। आपका ब्रेन कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, जबकि अनकॉन्शियसली आप किसी दूसरे काम को कर रहे होते हो। तो ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, ये डबल प्रोसेस थ्योरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डुअल प्रोसेस एक ऐसे आइडिया को रेफर करता है जहाँ पर बिहेवियर और कोई जनरल प्रोसेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग किसी दो कोजेनेटिव प्रोसेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जहाँ पर सिस्टम 1 हमारे ब्रेन के अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक थॉट्स को इनकोड करता है, जबकि सिस्टम 2 एनालिटिकल इंटेंशनल थॉट्स और एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। आप इस इमेज को देखकर सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 के बीच के डिफरेंस को जान सकते हो। सिस्टम 1 फास्ट होता है जबकि सिस्टम 2 स्लो होता है। सिस्टम 1 अनकॉन्शियसली वर्क करता है जबकि सिस्टम 2 कॉन्शियसली वर्क करता है। सिस्टम 1 ऑटोमेटिक होता है जबकि सिस्टम 2 एफर्टफुल होता है। सिस्टम 1 में हमारे रोजमर्रा के डिसीजन आते हैं, जबकि सिस्टम 2 कॉम्प्लेक्स डिसीजन के साथ लिंक होता है। पर एक अमेजिंग बात, डुअल प्रोसेस थ्योरी ओरिजिनल हमारी लर्निंग को डेवलप कर सकती है। चलिए हम जानते हैं कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 टीचिंग्स को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल टर्म्स में बात करें तो सिस्टम 1 इंफॉर्मेशन के मेमोराइजेशन और रिकॉल से जुड़ा हुआ है, जबकि सिस्टम 2 एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग से डिस्क्राइब होता है। तो जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि सिस्टम 1 काफ़ी फास्ट होता है और अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन की मेमोराइज इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकता है, तो
हमारे स्कूल की एक्टिविटीज जैसे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करना ये सिस्टम 1 में आती है। साथ ही साथ जब भी आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम को देते हो देन ये भी सिस्टम 1 के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस एग्जाम में आपको तमाम ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है, और अगर आपने उस क्वेश्चन को पहले कहीं पर पढ़ा होगा, भले ही आपको वो अभी याद ना हो, देन अनकॉन्शियस माइंड उस आंसर को करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता है। दरअसल इस प्रकार के टास्क में स्टूडेंट को क्वेश्चन को एक्टिवली एनालाइज नहीं करना होता, बल्कि हमारा ब्रेन मेमोराइज मटेरियल को रिट्रेट करके सही आंसर का पता लगाता है। वहीं दूसरी ओर सिस्टम 2 उन एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जहां पर किसी स्टूडेंट को किसी प्रॉब्लम, किसी कंसेप्ट और क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करना होता है। यहाँ पर वो अपने ब्रेन के कॉन्शियस पार्ट को यूज में लेता है, जैसे कि किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त, किसी फिजिक्स के कंसेप्ट पर वर्क करते वक्त। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि सिस्टम 2 स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ वो है, पर आप इस बात को भी याद में रखिए कि सिस्टम 2 सक्सेसफुल सिस्टम 1 की वर्किंग पर डिपेंड करता है कि सिस्टम 1 कैसे ऑपरेट करता है। दूसरे शब्दों में क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए आपको कई सारे मेमोराइज चीज़ों की नॉलेज को यूज में लेना होगा, और ये सब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती हैं। वैसे आप सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं तो आज ही कुकू एफएम की बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जरूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है, एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके आज ही सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानिए। चलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली मेमोरी के काम करने से जुड़ी हुई 3 प्रोसेस होती हैं, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग, स्टोरेज और रिकॉल। चलिए इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इनकोडिंग। इनकोडिंग दरअसल वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में इनकोड होती है। ये रिप्रेजेंट करती है कि हाउ इन्फॉर्मेशन इज टेकन, आखिर इन्फॉर्मेशन को कैसे लिया गया है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को इनकोड करने के यानी कि हमारे ब्रेन में लेने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला विजुअल इनकोडिंग। जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारा ब्रेन उनसे नई चीज़ों को लेने की कोशिश करता है। दूसरा एक्विस्टिक इनकोडिंग कि कोई भी चीज़ कैसे साउंड करती है। तीसरा सिमेंटिक इनकोडिंग कि किसी चीज़ का मतलब क्या है। एंड लास्ट है टैक्टाइल इनकोडिंग कि कोई चीज़ कैसे फील होती है। तो किसी भी मेमोरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन इनमें से किसी भी एक मोड के द्वारा एंटर करती है। हालांकि जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इनपुट किया गया है वो इनकोडिंग डिफरेंट हो सकती है। नाउ अब हम स्टोरेज को जानते हैं। स्टोरेज रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मेमोरी सिस्टम में हमारी इनकोडेड इन्फॉर्मेशन कितने लंबे समय तक मौजूद हो सकती है। तो हमारे स्टोरेज के 2 टाइप्स के मॉडल हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब भी हम किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हैं तो सबसे पहले वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। बेसिकली जब भी आप किसी भी एक्विस्टिक फॉर्म में किसी इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हो, यानी कि किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को आप सुनते हो, देन वो सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है और वो कॉन्स्टेंट रिपीटेशन के द्वारा हमको याद रह पाती है, टाइम और इनअटेंशन के द्वारा। यानी कि अगर हम उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें देन वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी से फॉरगेट हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर इन्फॉर्मेशन केवल और केवल 15 से 30 सेकंड तक ही याद रह पाती है। ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 से लेकर केवल 10 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही इनकोड हो पाती हैं। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। इसके पास हाई और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन सिमेंटिकली इनपुट होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। हालांकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में विजुअल
और एक्विस्टिक इनकोडेड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो सकती हैं। अब जब इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, देन हर एक इंडिविजुअल को उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना होता है। और जो कोई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को जितना अच्छे से रिकॉल कर पाता है, वो स्टूडेंट एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। आप इस इमेज में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच के डिफरेंस को देख सकते हो। नाउ अब हम रिकॉल मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिकॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन हम वापस से रिकॉल कर पाते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच के डिफरेंसेस की वजह से इनको रिकॉल करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल उसी ऑर्डर में रिकॉल होती है जिस ऑर्डर में वो स्टोर हुई है, लाइक किसी नंबर का सीक्वेंस। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सीक्वेंस में रिकॉल नहीं हो पाती। हालांकि रिकॉल करते समय यहाँ पर कई सारे एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि रिकॉल टेक्निक एक्चुअल में हमारी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करके रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो मेमोरी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें चांसेस होते हैं कि स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन समय के साथ लॉस्ट हो जाए। हालांकि बेटर रिटेंशन और रिकॉल के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि टेस्टिंग इफेक्ट, स्पेसिंग और इंटरलीविंग। तो टेस्टिंग इफेक्ट बेसिकली ये वो चीज़ है जिसको हम सब बचपन से फेस करते हुए आ रहे हैं। इसमें बेसिकली जब भी आप कोई नए सब्जेक्ट को स्कूल में लर्न करते हो, तो उस दौरान जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हुई है उसको रिकॉल करने के लिए हमारे टीचर्स उस पर्टिकुलर स्किल या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। समय समय पर पेरियोडिक मैनर में हमारे टीचर्स हमको टेस्ट करते हैं। हालांकि साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि समय समय पर छोटे छोटे टेस्ट हमारी लर्निंग को और बेटर वे में इम्प्रूव करते हैं। नाउ स्पेसिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करता है और उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है लंबे समय तक, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन वो स्टूडेंट जल्दी रिकॉल कर पाए। नाउ इंटरलीविंग टेक्निक दरअसल ब्लॉकिंग टेक्निक की अल्टरनेटिव है। ब्लॉकिंग टेक्निक में कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर स्किल को प्रैक्टिस करता है एक सिंगल टाइम में। वहीं इंटरलीविंग टेक्निक में स्टूडेंट कई सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करता है, मल्टीपल टॉपिक को कवर करता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की कुछ टेक्निक्स। फिलहाल आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे हमारे ब्रेन का मेमोरी सिस्टम काम करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, कैसे हम इसको रिकॉल करते हैं, कैसे हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो फिलहाल आप बताइए कि आप लर्निंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।